रहीम जी नाज़रीन, सबसे पहले एम.टी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे खटक का सलाम। अच्छा, आमतौर पर जब हम कंक्रीट में हम फाइन एग्रीगेट या दूसरे अल्फाज में हम जब सेंड को यूज़ कर लेते हैं, आमतौर पर वो प्योर नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सोचिए कि जो फाइन या जो सेंड हमारे पास आ जाता है वो एक नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम अचीव कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसको आर्टिफिशियल तरीके से या क्रशिंग से हम इसको मैन्युफैक्चर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो इनका रॉ मटेरियल है, जो स्टोन वगैरह है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो जो इसमें ऐसे समझ लो कि जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है वो प्योर नहीं होती, इसमें ज़रूर कोई जो एक्सटर्नल या दूसरे जो पार्टिकल वगैरह वो आ जाता है। तो इन जो इसमें जो एक्सटर्नल पार्टिकल है जिसमें जो खतरनाक भी हो सकता है, इसमें अब ऐसे समझ लो कि जो एक एक्टिव सिलिका जिनको बोल देते हैं, तो कुछ मिकदार उनकी भी आ जाती है। और दूसरी तरह जो हम इसको कंक्रीट में यूज करेंगे और जो सीमेंट में हमारे पास कुछ इनकी अल्कलीज होते हैं, आमतौर पर वो सोडियम ऑक्साइड होते हैं या पोटाशियम ऑक्साइड। कंक्रीट में जब हम ये जो मिला लेते हैं कि सैंड एग्रीगेट और सीमेंट वगैरह और वाटर वगैरह भी आ जाता है, तो जो इनकी रिएक्शन होती है बेसिकली उसी रिएक्शन के जो रिजल्ट होते हैं, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। वो जो है इनका जो ऐसे समझ लो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है इनके ऊपर इनका बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है। तो जो आज के सेशन में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे और इस पूरा प्रोसेस है इसको हम बेसिकली अल्क्रिसिलिका रिएक्शन बोलते हैं और शॉर्टकट इसको हम ASR बोलते हैं, जो कि ऐसे समझ लो हमारे पास जो ASTM C1260 है ये कवर कर रहा है। अच्छा, इनका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंट एंड यूज क्या है, और जो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट और जिनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह है मिनिमम वो क्या है। इसके साथ साथ जो इसमें हम रिजेंट वगैरह यूज करते हैं, केमिकल सोल्यूशन वगैरह हम प्रिपेयर कर लेते हैं, इनकी क्या पोजीशन है, और फिर इनके जो स्टेप वाइज प्रोसीजर वगैरह है वो कैसे हम परफॉर्म कर लेते हैं, और इसमें जो इनका रिजल्ट आता है इनको कैलकुलेशन वगैरह कैसे कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फिर इनकी जो इंटरप्रिटेशन वगैरह है वो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने समझना है तो आप मेरे साथ रहिए। आइए चलते उसी को स्टार्ट करें। अच्छा जी नजरीन, आज का जो हमारा सेशन है वो है ASTM C1260 स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर पोटेंशियल अल्कली रिएक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट, जिसके लिए आमतौर पर जो मार्टर बार मेथड वगैरह हम यूज कर लेते हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा स्कोप देख लेते हैं। जो स्कोप में हमारे पास जो ASTM C12 है वो ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास एग्रीगेट है या फाइन एग्रीगेट है, इसके अंदर जो अल्कली सिलिका रिएक्शन है या जो ASR है, इनकी कितना पोटेंशियल है, और इसका बेसिकली जो इसमें एक्सपेंशन आ जाती है बेसिकली कि हम अगर इसको अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर इसको हम डबोलें तो एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद इसमें जो रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन के रिजल्ट में जो इसमें चेंजेस आ जाती है, बेसिकली उसी एक्सपेंशन को हम मेजर कर लेते हैं। अच्छा, ये टेस्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं? आमतौर पर जो हम फाइन एग्रीगेट को हम एवेलुएट कर लेते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट है बेसिकली कंक्रीट में, उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी इनकी की अहमियत है या जो स्कोप है वो बेसिकली हम जो एग्रीगेट के अंदर हम फाइंड आउट कर लेते कि इसके अंदर कोई ऐसे डेलिटेरियस या जो कोई खतरनाक किस्म की मटेरियल वगैरह तो नहीं है कि जो बाद में हमें जो एसआर की सूरत में हमें जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है इसमें कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह आ जाए। और जो तीसरा है कि जो हमारे पास ऐसे समझ लो कि हम थोड़ा जल्दी हमें, क्योंकि एक जो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इसमें इसी टेस्ट की मदद से हम शॉर्टकट मालूम कर लेते हैं कि जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जो सीमेंट यूज कर ले, इनका लॉन्ग टर्म में ASR वगैरह के इनके ऊपर जो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है वो क्या है। और आखिर में जो हम बेसिकली इसके लिए जो मार्टर बार वगैरह हम यूज कर लेते हैं कंक्रीट से, उसको वन नॉर्मल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बना लेते हैं, इसको मेंटेन कर लेते हैं, उसी में हम इनकी एक्सपेंशन को चेंज कर लेते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो इनकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट फाइल है, ये बेसिकली फाइन एग्रीगेट के लिए हम यूज कर सकते हैं, और जो क्रश एग्रीगेट है उसी के हिसाब से, या जो क्रश एग्रीगेट है इसको हमने जाहिर बात है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हम इसकी डिफरेंट साइज बेसिस पे हम हमारे पास ग्रेडिंग होती है, उसी ग्रेडिंग के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आखिर वाला है कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट ड्यूरेशन है, बेसिकली जो हम इसकी एक्सपेंशन वगैरह देख लेते हैं, वो मैक्सिमम 14 डेज के लिए हम जो मोटर बार है उसको हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर इमर्शन कर लेते हैं। इमर्जन के हम 14 दिन के बाद हम इसकी रीडिंग वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन एंड यूज है कि जो ASR या अल्कली का रिएक्शन है, ये होता बेसिकली जो हमारे पास सेंड के अंदर या जो एग्रीगेट के अंदर जो रिएक्टिव सिलिका है, ये जो इसमें अल्कलीज होती है सीमेंट के अंदर, बेसिकली ये उन्हीं के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर है, पानी की सूरत वो भी मौजूद होती है, और आखिर में जो इनकी रिजल्टिंग प्रोडक्ट है जो बन जाता है वो असल में इनकी थोड़ा वॉल्यूम वगैरह थी एक्सपेंशन आ जाती है जेल फॉर्म में। तो जो एक्सपेंशन आ जाता है उसी की मदद से वो इसी के रिजल्ट में अपने क्रैक्स वगैरह जो आ जाता है, इसमें डिफरेंट वगैरह इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एक्सपेंशन आ जाती है इसमें जो कंक्रीट स्ट्रक्चर में इसमें प्रॉब्लम या जो आ जाता है इश्यूज वगैरह, इसमें क्रैकिंग की सूरत में कभी कभी आ जाता है। पोप आउट का मतलब यह है कि जगह जगह से इनकी जो लेयर होती है वो उठ जाती है। और जो तीसरी है वो ड्यूरेबिलिटी, जो इनकी रेजिस्टेंस होती है वो कम कर लीजिए है, क्योंकि वो आसानी से जो वाटर इंट्रूजन या जो केमिकल इंट्रूजन है वो आ सकती है इसमें। और आखिर में जो हमारे पास रिजल्ट आता है इन सारी चीज़ों का कि जो हमारे पास जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी है, वो इसमें डिटोरिएशन वगैरह आ जाती है, मतलब वो इसमें कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंस क्या है STM 7.2 की कि हम आसानी से या जल्दी से हम इसकी जो ASR की इनकी पोटेंशियल को हम असेस कर सकते हैं। और जो तीसरी है कि क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्रीगेट वगैरह उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरी है कि हम इसको जो डिफरेंट अगर हमने कोई एग्रीगेट वगैरह के अच्छे और बुरे कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसी बेस पे हम कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। जो चौथा है इसमें कि हम जो स्क्रीनिंग जो एक्सटेंशन हम वगैरह कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो हम उसी स्क्रीनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो आखिर में जो इनकी टिपिकल एप्लीकेशन है तो समझ लो, इसमें जो हाईवे वगैरह का प्रोजेक्ट है तो उसमें भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे ब्रिज स्ट्रक्चर है, डैम्स हैं, बिल्डिंग है, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, और आखिर में जो इनकी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वगैरह, इन सारी चीज़ों पे हम इसकी एप्लीकेशन वगैरह हम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास जिनकी एपरेटस है और स्पेसिफिकेशन है, इसमें जो सबसे पहला है 3.1 में वो लेंथ कंपेरेटर है। बेसिकली जो हम वाटर बार वगैरह बना लेते हैं, इसमें जो 14 दिन के बाद जब एक्सपेंशन वगैरह आ जाती है, ये बेसिकली उसी को हम लेंथ को मेजर करने के लिए हम, ताकि हमें इसके एक्यूरेसी हो, इसमें कोई ऊपर ऊंच नीच ना हो। तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि इनकी जो एक्यूरेसी है कि वो प्लस माइनस 0.002 मिलीमीटर होना चाहिए। अच्छा, जिनकी कंपेरेटर रीडिंग है प्रिसीजन के 0.001 मिलीमीटर है। सिमिलरली जो स्टेनलेस स्टील जो कंटेक्ट पॉइंट है वो स्टेनलेस स्टील का बना हो, ताकि इसमें क्रोजर वगैरह का कोई ऐसे चांसेस ना हो। अच्छा, जो 3.2 है वो है कंपेरेटर रेफरेंस बार। हमारे पास एक रेफरेंस बार भी होता है ताकि एक स्टैंडर्ड लेंथ हो हमारे पास, उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये इनवर्स स्टील हो या इनके बराबर हो, और इनकी कैलिब्रेटेड लेंथ हो, और आखिर में जो हम हर जो मेजरमेंट के बाद इसको दोबारा हम ऐसे समझ लो इसको यूज बिफोर एवरी मेजरमेंट सेशन के, और जो हमने रीडिंग लेना हो उसके सबसे पहले हमने इसको चेक करना है इसका। अच्छा, 3.3 में जो वाटर बार मोल्ड है, जिसमें हम फाइन एग्रीगेट है, जो कोर्स एग्रीगेट हमने इसकी वाटर बनाया है उसका सैंपल से, उसकी जो वेट है वो 25 मिलीमीटर है। सिमिलर जिनकी डेप्थ है वो 25 है, और जो इनकी लेंथ है वो 285 मिलीमीटर है, ये इनकी स्टैंडर्ड लेंथ है। सिमिलरली जो गेज स्टर्ट स्पेसिमन है, जो मोल्ड वगैरह को हम टाइट रखते हैं, और इनकी जो अप्रॉक्सीमेट वो लेंथ है वो 250 मिलीमीटर है। अच्छा, जो मटेरियल है वो नॉन कोरोसिव मटेरियल से बना होता है इसमें। अच्छा, जो 3.4 है मिक्सिंग इक्विपमेंट है, उसको जो ASTM C305 है उसको कन्फर्मेंस होना चाहिए इसको। सिमिलरली जो इसमें बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें मैकेनिकल मिक्सर भी होना चाहिए,
मिक्सिंग बाउल होना चाहिए, पेडल भी होना चाहिए। अच्छा 3.5 में इनकी जो बैलेंस है, इनकी कैपेसिटी है, जो हम मेजरमेंट कर लेते हैं या जो वेट मालूम कर लेते हैं, वो 2 kg होना चाहिए। सिमिलरली जो इनकी एक्यूरेसी है प्लस माइनस 0.1 ग्राम होना चाहिए। जो 3.6 में इनका ओवन है, जो हम ओवन वगैरह इसमें हम इसको टेम्परेचर दे देते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अच्छा इसमें जो बेसिकली ड्राई कर लेते हैं वो एग्रीगेट है, क्योंकि एग्रीगेट कम टेस्टिंग वगैरह करवा लेते हैं। सिमिलरली जो 3.7 है वाटर बाथ, इसमें की रिक्वायरमेंट है कि जो इनकी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हो 80 प्लस माइनस 2, और इसमें जो इनिशियल क्यूरिंग वगैरह भी हम उसी में करवा लेते हैं। अच्छा 3.8 में हमारे पास जो स्टोरेज कंटेनर है, कि इसमें जो हम ऐसे समझ लो जो हमारे पास रिजिड सोल्यूशन है, जो वो ऐसे समझ कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो वो रेजिस्टेंस कर रहा हो, मतलब इनकी ऐसे। इसके अलावा जो इनकी कवर्ड कंटेनर हो, और इसमें जो हम सैंपल वगैरह है कोई स्पेसिमेन इमर्ज कर लेते हैं, वो इसमें की जो है वो मेंटेन कर रहा हो उनकी जो नेचुरल कंडीशन होती है। 3.9 में इसमें डिफरेंट जो सीव्स है, इनकी रिक्वायरमेंट है ASTM E11, आमतौर पर जो सीव नंबर 4 है, 8 है, 16 है। अब इसी बेसिस पे अगर आपने डिफरेंट ग्रेडिंग किसी स्पेसिफिक एग्रीगेट की करनी है, तो आप इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा ये जो मैंने अभी एपरेटस जो स्पेसिफिकेशन है, जो डिस्क्रिप्शन फार्म में आपके सामने पेश की है, ये ऐसे समझ लो इनकी कुछ फैक्टोरियल व्यूज हैं। आप देख सकते हैं कि जो लेंथ कंपेरेटर है, इनकी जो अरेंजमेंट है या इक्विपमेंट फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसे है। सिमिलरली जो वाटर मिक्सर है, वाटर बार है, टिम्पिंग रॉड है, वाटर बाथ वगैरह जो हमने बात की है, जो हम नॉर्मल सोल्यूशन इसको मेंटेन कर लेते हैं उसके अंदर, उनकी क्या वो इक्विपमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हम, जो ओवन है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया, जो डिफरेंट सी वगैरह हम ग्रेडिंग के लिए जो में वाटर वगैरह हम यूज़ कर लेती है, जो केमिकल वगैरह उसके लिए मैरिंग सिलेंडर है। सिमिलरली अगर हमने कोई इसका टेम्परेचर वगैरह करंट टेम्परेचर मालूम करना हो, या कोई और भी एक्सेसरीज वगैरह हो जिसमें वाटर बॉटल भी हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्रश वगैरह आ जाती है, जो आमतौर पर तकरीबन हर एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा चौथे नंबर पे रीजेंट है। रीजेंट का मतलब यह है कि जब हम आमतौर पर जब एग्रीगेट को हम इमर्जन कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, तो ये बेसिकली ऐसे समझ लो उसी को हम रीजेंट बोलते हैं, कि इसमें हम जो 4.1 है डिस्टल वाटर यूज कर लेते हैं मिक्सिंग वाटर के लिए, और प्रिपरेशन जो हम सोल्यूशन वगैरह तैयार कर लेते हैं। अच्छा 4.2 में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है जिसमें हम इमर्जन कर लेते हैं। इसमें जो वन नॉर्मल 1 से हम लिखते हैं 1 नॉर्मल सोल्यूशन। अच्छा 1 नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है कि अगर हम हमारे पास 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सैंपल हो, इसको अगर हम 1 लीटर वाटर में हम या डिस्टल वाटर में हम इसको मिक्स कर लें, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन वो 1 नॉर्मल सोल्यूशन कहलाते हैं। अच्छा इनकी स्टोरेज हम कैसे कर लेते हैं, प्लास्टिक कंटेनर हो या एयर टाइट हो, इसमें ऐसे कोई ऐसे अरेंजमेंट हो, और जो तीसरा कोरोजन रेजिस्टेंट भी हो। और जो 4.3 में इनकी जो सीमेंट वगैरह हम यूज कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हाई अल्कली होना चाहिए, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या जो फाइन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, क्या ये इनके अंदर कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ मटेरियल है, एक्टिव सिलिका है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो हाई अल्कली सीमेंट जिसमें सोडियम ऑक्साइड या जो पोटेशियम ऑक्साइड हो, इनकी जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, और जो ASTM रिकमेंड कर लेता है कि इनकी जो इक्विवेलेंट अल्कली क्वांटिटी हो वो 0.90% से ज़्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए। ये इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा 5वें नंबर पे इसकी कंडीशनिंग है कि जो हम सोडियम जो हमारे पास वाटर बार है, इसको हम इमर्जन से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में इनकी इनिशियल क्यूरिंग है कि ये मोल्ड वगैरह में रखे स्टोर कर ले, और इसका जो इसको गीला रखे मॉइस्ट एनवायरनमेंट से कितने टाइम के लिए 24 प्लस माइनस 2 आवर के लिए इसको आप ऐसे मोल्ड के अंदर रखो, और इसका जो टेम्परेचर वगैरह वो 23 प्लस माइनस 2 होना चाहिए। अच्छा इसके बाद अपनी डीमोल्डिंग करनी है, कि इसमें डीमोल्डिंग के बाद आपने इसको वाटर बाथ में रखना है, जिसका जो टेम्परेचर हो 80 प्लस माइनस 2 और 24 आवर के लिए आपने इसको वहाँ पे आपने इसके लिए
रखना है। अच्छा, इसके बाद आपने इनकी यहाँ से आप निकालोगे तो इसके बाद इस आप इसकी इनिशियल रीडिंग वगैरह कंपेरेटर जो हम लेंथ वगैरह हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, छठे नंबर पे इनका जो है सैम्पलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल। जो हमारे पास फाइन एग्रीगेट है वो बेसिकली हम ऐसे समझ लो कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अकॉर्डिंग टू एसटीएम D75। जो ड्राई सैंपल हो, ये जो डिफरेंट ऐसे समझ लो कि जो उसमें परसेंटेज पासिंग है, अगर आप सैंपल लेना चाहिए तो आप बिल्कुल इसी के मुताबिक होना चाहिए कि अगर जो सी नंबर 4 है इसके ऊपर इनका पासिंग परसेंटेज इतना होना चाहिए, और जो सिमिलर दूसरी सी आप देख सकते हैं आसानी से टेबल फॉर्म में, तो इसी के हिसाब से आपने लेना है। सिमिलरली जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें क्रश एग्रीगेट हो गया, या जो इनकी फाइन एग्रीगेट ग्रेडिंग है, या कोई डस्ट वगैरह अगर इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह है ये वगैरह हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, 7 नंबर पे मटर पर क्वेश्चन है कि जो हम इसमें जो हम मटर बार बना लेते हैं इसमें जब हम सीमेंट यूज करेंगे 450 ग्राम यूज करेंगे। सिमिलरली एग्रीगेट है वो 990 ग्राम, और जो वाटर है वो 206 मिलीलीटर। जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.47। सिमिलरली जो एग्रीगेट है जो सीमेंट रेशियो है वो 2.25 होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो 8 नंबर पे है हमारे पास डिटेल स्टेप वाइज प्रोसीजर है कि जो स्टेप 1 है वो है प्रिपेयर एग्रीगेट। अच्छा, इसमें हम ड्राई एग्रीगेट लेते हैं। इसके बाद अगर हमने कोई ग्रेडिंग करनी प्रोजेक्ट बेसिस पे ग्रेडिंग में, तो उसी हिसाब से हम इसको अलग कर लेते हैं, वरना जो हमारे पास जो एसटीएम का स्टैंडर्ड लिमिट है उसी के हिसाब से हम उतना सैंपल ले लेते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 2 है प्रिपेयर मटर जो हम इसका मिक्स मतलब जो मटर बार के लिए हम मटेरियल मिक्स कर लेते हैं। इसमें सीमेंट है, एग्रीगेट है, वाटर है, अकॉर्डिंग टू जो एसटीएम 305 है उसी हिसाब से हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो स्टेप 3 है कि हम मोल्ड वगैरह को हम फिल कैसे करेंगे। जब हमने मटेरियल तैयार कर दिया, अब हमने इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने इसको 2 लेयर में इसको फिल करना है। हम पहले लेयर पे थोड़ा इसमें मटेरियल डालें, इसके बाद कंपेक्शन कर ले लेयर वाइज, फिर इसके बाद जो दूसरा लेयर डाले फिर दोबारा कंपेक्शन कर ले, जो इजाफी मटेरियल है उनका आप स्ट्राइक ऑफ कर ले सरफेस से। और जो स्टेप 4 है इसमें इंसर्ट गेज स्टड वगैरह के इंस्टॉल गेज स्टड एट बोथ एंड ऑफ इंश्योर अलाइनमेंट। इसमें आप जो स्टड गेज है ताकि इनकी जो अलाइनमेंट वगैरह वो बिल्कुल हमारे पास ऐसे मतलब स्मूथ हो, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ या ऊंच नीच वगैरह ना हो। अच्छा, स्टेप 5 में इनिशियल क्यूरिंग है कि हमने इनिशियली 24 आवर के लिए रखना है। इसका टेम्परेचर जो है 23 प्लस माइनस होना चाहिए, एनवायरनमेंट जो है मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। और जो स्टेप 6 है डीमोल्ड, इसमें हमने बिल्कुल केयरफुल तरीके से हमने डीमोल्ड करना है ताकि इसमें कोई डैमेज वगैरह ना हो इसको जो सैंपल है। स्टेप 7 में क्या है हार्ड वाटर कंडीशनिंग की, जब वाटर बात होता है इसमें हम पानी वगैरह रख देते हैं, पानी के अंदर इसको जो हम सोल्यूशन वगैरह रख दें जो इनका टेम्परेचर जो मेंटेन कर लेता है 80 प्लस माइनस 2, और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 24 आवर के लिए इसमें हम रख देते हैं। और जो स्टेप 8 है कि इनिशियल वगैरह, इससे जब हम निकाल देते हैं हॉट वाटर कंडीशन या वाटर बाथ से, इसके बाद हम इसकी इनिशियल जो इनकी लेंथ है लेंथ कंपेरेटर से उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। जो हम कंपेरेटर वगैरह हम यूज कर लेते हैं उनकी जो रीडिंग होती है इनिशियल उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, नोइज टेक्निक में क्या करना है कि जब हमारा हमने सोल्यूशन बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का, जब हमने वहां से जो एक बाहर बनाया था उसका हम इसमें इमर्जन कर लेते हैं। कितने टाइम के इसमें जो वहाँ पे टेम्परेचर हो वो 80 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और इसका दूसरा ये ख्याल रखें कि जो हमारे पास सैंपल वो कम्प्लीटली इमर्ज हो इसमें, मतलब इसमें ऐसा ना हो कि आधा सैंपल सोल्यूशन के अंदर है आधा ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, जो स्टेप 10 है इसमें एक्सपेंशन मेजरमेंट, इसके बाद हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं कि जो हमने सैंपल रख दिया अल्कली सोल्यूशन में तो इसमें कितना एक्सपेंशन है। अच्छा, रीडिंग कैसे लेंगे, एक दिन के बाद लेंगे, फिर तीसरे दिन लेंगे, फिर 7वें दिन 10 डेज पे, और आखिर में जो हम रीडिंग लेंगे वो 14 डेज पे लेंगे। और इस 14 डेज पे हम इसकी जो करंट लेंथ है जिसका हम शॉर्टकट एल टी से भी, जिस तरह हमने इनिशियल रीडिंग एल आई से रिकॉर्ड किया था, जो इनका करंट लेंथ है वो एल टी से डिनोट कर लेंगे। अच्छा, 9 नंबर पे इसकी रिजल्ट कैलकुलेशन है कि जो हमारे पास अगर कोई इसमें गड़बड़ वाला मटेरियल है इसमें एक्सपेंशन आया तो एक्सपेंशन कैसे मालूम कर लेंगे। जो हमारे पास करंट रीडिंग है इसको आप माइनस कर ले, जो इसका जो इनिशियल रीडिंग है इसको माइनस कर ले,
और जो डिवाइड बाई जी इंटू 100%। अच्छा जी क्या है, हमारे पास गेज लेंथ है, जो हम स्टैंडर्ड लेंथ है 250 मिलीमीटर हमारे पास बराबर है, और जो एल आई इनिशियल कंपेरेटर रीडिंग है, और एल टी जो है वो करंट या कंपेरेटर रीडिंग है। अच्छा, एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर आप आसानी से समझ सके कि लेट सपोज हमारे पास जो इनिशियल रीडिंग है वो 00 मिलीमीटर आ गया, 14 डेज के बाद जो हमने रीडिंग लिया 0.350 आ गया, और गेज लेंथ तो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो 250 मिलीमीटर है। तो इसमें जो एक्सपेंशन है कि 0.35 को 250 से डिवाइड कर लो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास जो इनकी परसेंटेज आएगी 0.14% एक्सपेंशन की परसेंटेज आएगी हमारे पास। तो ऐसे समझ लो कि अगर ये रीडिंग है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने डाला हुआ है। तो ये ऐसे समझ लो कि अगर ये वैल्यू होंगी तो हमारे पास इनकी एक्सपेंशन है वो 0.14% आती है हमारे पास। अच्छा, लेकिन जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप इस किस्म की जो डेटा, ऐसे समझ लो डेटा जो रिकॉर्डिंग शीट होती है, कि इसमें आप सिर्फ एक बार नहीं बनाते, आप ज़्यादा सैंपल, जो आमतौर पर हम 3 सैंपल वगैरह टेस्ट कर लेते हैं, इसका इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं। सिमिलरली जो डे 1 पे हमने लिया था, डे 3, डे 7, डे 10 और डे 14 पे, और आमतौर पर जब हम टेस्ट में हम इसकी जो वैल्यू लिख देते हैं वो 14 डेज रीडिंग वाला लेते हैं। अच्छा, इसमें हम 3 सैंपल है, तो इन 3 जो 14 डेज पे की रीडिंग है इनका एवरेज मालूम कर लेते हैं, जो हमारे पास 0.348 मिलीमीटर आ जाता है। अच्छा, इसमें हम एक्सपेंशन का फाइंड आउट कर लेंगे कि जो हमारे पास एक्सपेंशन ये आ गया, और जो टोटल हमारे पास स्टैंडर्ड इनकी जो लेंथ है वो 250 मिलीमीटर है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 0.139%। तो हमारे पास हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये आ गया हमारे पास, जो डेटा में हमारे पास वैल्यू है उसी हिसाब से। अच्छा, 11 नंबर पे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है कि जो ASTM C126 हम यूज कर लेते हैं। बेसिकली हम 14 डेज एक्सपेंशन वैल्यू ले लेते हैं। अब अच्छा, इनकी डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है या स्लैब बनी हुई है कि अगर हमारे पास जो एक्सपेंशन वैल्यू है वो 0.10% से कम है, तो ऐसे समझ लो जो इनकी इंटरप्रिटेशन होगी नॉक्सियस एग्रीगेट, जिसको आप समझ लो कि इसमें कोई ऐसे हार्मफुल मटेरियल वगैरह है ही नहीं। सिमिलरली अगर हमारे पास जो एक्सपेंशन वैल्यू है 0.10 और 0.2 के दरमियान है, तो ऐसे समझ लो कि इसमें कुछ पोटेंशियल है रिएक्टिव मटेरियल की। सिमिलरली अगर हमारे पास 0.2 से ज़्यादा हो और 0.20% से ज़्यादा हो, तो ऐसे समझ लो कि इसमें तो है ही मौजूद डिलीटेरियस रिएक्टिव मटेरियल है। सिमिलरली जो आखिरी कैटेगरी है कि अगर 0.3% से ज़्यादा है, तो ऐसे समझ लो इसमें हाईली रिएक्टिव एग्रीगेट है। तो जो आप प्रोजेक्ट बेसिस पे एज अ इंजीनियर डिसाइड करेंगे कि क्या ये एग्रीगेट हम यूज़ करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको आसानी के लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है इंटरप्रिटेशन की, जो हमने मेयर्ड एक्सपेंशन जो पिछले टेबल से हमने कैलकुलेट की थी 0.139% आ गई। 0.13% जो है वो ऐसे समझ हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है पोटेंशियली रिएक्टिव एग्रीगेट वगैरह, उसी में आ जाती है, तो उसी कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, जब उसी कैटेगरी में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल रिएक्टिव तो है, तो इसके ऊपर हम फर्दर वगैरह अगर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो कि STM C129 कंक्रीट प्रिज्म टेस्ट वगैरह है, इसी टेस्ट बेसिस पे आप उसी को रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में हमारे पास जो है STM 126, ऐसे समझ लो समरी है आपके सामने कि जो पर्पस क्या है कि हम आसानी से जल्दी तरीके से हम इसकी जो अल्कली सिलिका रिएक्टिविटी की असेसमेंट है हम करवा सकते हैं। तो जिसमें हम स्पेसिमेन साइज वगैरह यूज कर लेते हैं मोटर बार की, वो 25 बाई 285 मिलीमीटर बार है। तो इसकी कंडीशन है कि इसको 24 घंटे के लिए आपने गीला रखना है, फिर इसके बाद आपने 24 घंटे के लिए अपने हॉट वाटर के अंदर रखना है, ताकि इसमें जो एक्सपोजर है उसमें 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसका टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और जो रिजल्ट वगैरह आमतौर पर हम दे देते हैं क्लाइंट को, वो 14 डेज एक्सपेंशन बेसिस पे देते हैं। जैसे उनकी एक्सेप्शन क्राइटेरिया होती है, वो आमतौर पर जो हमारे पास अगर एक्सेप्शन जो है वो लेस देन 0.10 है, तो आप ऐसे समझ लो कि इसमें जो रिएक्टिव सिलिका है या डेलेटेरियस मटेरियल है वो बिल्कुल भी नहीं है, और आमतौर पर आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बगैर किसी जगह के आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आज का सेशन कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। जी नजरीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो STM C1260 है
वो बड़ी डिटेल से डिस्कस किया आपके साथ। इसके बारे में अगर आपके कोई सवाल है कमेंट्स में कर ले, अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी कर ले। इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब दूंगा। और आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। और आखिर में जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है मेरे पिछले लेक्चर है तरतीब से देखे फ़ायदा होगा।